हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का एक नया चैप्टर। ये सीरीज बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए बनाई जा रही है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसओएल में हो, रेगुलर में हो या आप एनसी वेब से हो, सेमेस्टर फोर्थ में अगर आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस है तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सेमेस्टर फोर्थ के अकॉर्डिंग ये सीरीज बनाई जा रही है, तो इसमें सेमेस्टर फोर्थ की बुक के ऑल चैप्टर्स होंगे। और जितने भी चैप्टर होंगे इस बुक में, 8 चैप्टर हैं टोटल। अभी तक मैं सिर्फ 6 चैप्टर पूरे वीडियो में कवर करा चुका हूँ और 7वां 8वां आज हम 7th चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। पूरे 8 के 8 चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन से जाके आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। जो बच्चे नोट्स बाय करना चाहते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, तो वहाँ से आप मेरा नंबर लेके नोट्स को परचेज कर सकते हो। और साथ ही साथ नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर भी शो कर रखा है, तो स्क्रीन पे भी आप नंबर देख सकते हो। स्क्रीन से आप नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हो। मिनिमम 120-30 रुपये जो भी अमाउंट होगा आप पे करके नोट्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7। उसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस। आप ये देख सकते हो यूनिट 5 पे आ गए हैं। लास्ट यूनिट है हमारी 5 पे और 7 चैप्टर हमारा ये। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटरनेशनल फाइनेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। एक कंपनी जो है वो अपने जगह, मतलब कि अपने देश के अंदर जब पैसे इन्वेस्ट करती है इंडिविजुअली तौर पे कहीं भी, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लिखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एनी इन्वेस्टमेंट मेड इनटू ए कंट्री बाय ए कंपनी और इंडिविजुअल बेस्ड एल्सवेयर। किसी भी तरह के पैसे, चाहे कंपनी या कोई इंडिविजुअल, अगर अपनी कंट्री के अंदर ही सबमिट करता है किसी पर्पस वगैरह के लिए, तब वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ए टाइप ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा है बेस्ड एल्सवेयर, मतलब कि कहीं के लिए भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आज अमेरिका जाना है और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वीज़ा वगैरह के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो यहाँ क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, उसका पर्पज़ अगर कहीं जाना है तो। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको एफडीआई बोला जाता है, occur when a investor from one country develops a long-term interest in the considerable degree of control over a enterprise located in other country। अगर कोई बंदा या फिर कोई भी पर्सन जो है वो इन्वेस्टर्स है और जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं लंबे टाइम के लिए, अगर उसको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो अपने एंटरप्राइज को अपने दूसरी कंपनी में या फिर दूसरी कंट्री के अंदर अथोराइज कर सकता है। Foreign direct investment is an investment from a party in a one country into a business or corporation। इन्वेस्टमेंट जो है एक तरह की पार्टी है किसी एक कंट्री में, और बिजनेस एंड कॉरपोरेशन में अलग अलग तरह की कंट्रीज के अंदर वो अपने इंटेंशंस को इस्टेब्लिशिंग कर सकता है अपने लास्ट इंटरेस्ट के साथ। बेनिफिट ऑफ एफडीआई। एफडीआई के फायदे क्या होते हैं? एफडीआई बेनिफिट्स द रेसिपिएंट नेशन। एक देश में एफडीआई जो होती है उसके फायदे क्या होंगे? पहली चीज है कि इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार वगैरह। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ एफडीआई इज द क्रिएशन ऑफ जॉब। जॉब क्रिएट होती है, लोगों को व्यवसाय और काम वगैरह मिलता है। इट इज ऑल्सो अमंग द मेन रीजन ऑफ फॉर ए डेवलपिंग कंट्रीज टू ऑप्ट फॉर एफडीआई। और मेन रीज़न ये होता है कंट्रीज़ का डेवलपमेंट करना एफडीआई से। बोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर बेनिफिट्स फ्रॉम इंक्रीज एफडीआई। एफडीआई इंक्रीज होने से दोनों का भला होता है, जैसे सर्विस सेक्टर का भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी। आगे लिखा है दिस इज टर्न जनरेट्स एम्प्लॉय एंड लॉयर्स द नेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमॉन्ग यूथ। पॉइंट नंबर 2 है
Human Resource Development (HRD). The workforce expertise and knowledge are referred to a human capital. वर्कफोर्स होगा, एक्सपर्टीज होगी और नॉलेज जो है वो तीनों चीज़ें दिखाती हैं एक ह्यूमन कैपिटल को। ह्यूमन कैपिटल होती है जिसको बोलते हैं लेबर वाली पूंजी। उसके अब बाद लिखा है द कंट्री एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल क्वाइटेंट आर इंक्रीज्ड बाय द एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। एक कंट्री की जो एजुकेशन होती है वो वेल वर्कर होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं। अगर वो अच्छे हैं, इंक्रीज होंगे तो अपने आप ही ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है। पॉइंट नंबर सी है डेवलपिंग ऑफ एरियाज। एरियाज को डेवलप करती हैं। इन नेशन नेग्लेक्ट पार्ट बिकम द इंडस्ट्रियल हब्स बाय यूजिंग एफडीआई। Consequently, this enhance the local social economy of the state and countries. एक स्टेट या फिर एक कंट्री के अंदर की लोकेशंस को और उसके एरियाज को अच्छे से मेंटेन करता है। An example of the produce in the Hyundai facility in Sriperumbudur, तमिलनाडु और इंडिया। ये एक एग्जांपल है कि जब हिंदाई आया था, हिंदी फैकल्टी ने बहुत सारी चीज़ों में इंक्रीमेंट करी थी, डेवलपमेंट हुई थी तमिलनाडु इंडिया में। जैसे आगे लिखा है प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। द इंडिया ऑफ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर्स विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम एफडीआई। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्रोसीजर्स हैं एफडीआई की बदौलत जो कि अभी शामिल है। इवेंचुअली केस दैम ए स्प्रेड थॉट आउट ऑफ लोकल इकोनॉमी इंक्रीज द इंडस्ट्री एफिशिएंसी एंड इफिशिएंसी। किस तरह से कंट्री के अंदर की जो कंपनी है उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करा जाए, किस तरह से उनको अच्छे से वर्क कराया जाए, तो इस पर विचार करते हैं। फिर आता है इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स मतलब होता है जब हमें माल को अपने फॉरेन मार्केट में छोड़ना होता है, कंट्री का बेनिफिट होता है। एफडीआई के इन्वेस्टर्स जो है वो बेनिफिट होता है इस्टेब्लिश करने के लिए। एक गोल है जहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट के लिए भी माल को रखा जाता है। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। कंटिन्यूस ना फ्लो करता रहता है एक्सचेंज रेट एफडीआई का। एफडीआई का रेट जो है वो नेशन टू नेशन वेरी करता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग एन एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एट द नेशन सेंट्रल बैंक। दिस इन टर्न इंश्योर स्टेबल एक्सचेंज रेट, और ये इंश्योर करता है एक एक्सचेंज रेट। उसके बाद लिखा है क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर्व टू ब्रेक डोमेस्टिक मोनोपोलीज। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा सर्व ब्रेक करता है डोमेस्टिक मोनोपोलीज के। मोनोपोलीज मतलब होता है जहाँ पर किसी एक का अधिकार होता है, उसको मोनोपोली बोला जाता है। फिर उसके बाद लिखा है एंड फोस्टर कंपटीशन बाय इंकरेजिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। फोस्टर कंपटीशन द्वारा इंकरेज किया जाता है अदर ऑर्गेनाइजेशंस को ताकि वो कंपटीशन में आए और एंट्री करें इनटू द डोमेस्टिक मार्केट प्लेस, एक मार्केट प्लेस में। हेल्थी कंपटीशन इंक्रीज द बिजनेस कंस्टेंटली एंड इम्प्रूव द ऑपरेशन। अगर एक हेल्थी कंपटीशन होता है तो वो इंक्रीज करता है एक ग्रोथ को। कंज्यूमर कैन नाउ चूज द ग्रेटर वैरायटी ऑफ रीजनेबल प्राइस ऑफ गुड्स। कंज्यूमर जो है यहाँ पर सबसे बेनिफिट में होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रीजनेबल प्राइस ऑफ गुड्स पा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ एफडीआई। फॉलोइंग डिफरेंट टाइप की एफडीआई होती है। तो एफडीआई के बेसिक 4 टाइप्स इन्होंने बताए हैं। पहला आता है हॉरिजॉन्टल टाइप की एफडीआई। नीचे आपको यहाँ पे ये डायग्राम में शो कर रहा होगा। हॉरिजॉन्टल, प्लेटफॉर्म, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, अब लिखा है एक कंपनी ग्रो इंटरनेशनली बाय एक्सटेंडिंग इट्स होम एक्टिविटी। कंपनी ग्रो कब होएगी? जब वो होम एक्टिविटी को ठीक करेगी। कंपनी को अगर ग्रो करना है तो पहले ये बेस को ठीक करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पे काम करना पड़ेगा।
इस सिनेरियो में जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है सबसे पहले सेम ऑपरेशंस जो कि होम एक्टिविटी से शुरू होते हैं, जिसमें आता है मैकडोनल्ड्स और कुछ रेस्टोरेंट हैं जापान के, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में हॉरिजॉन्टल एफडीआई के अंडर जो भी आते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है वर्टिकल एफडीआई एक्सपेंशन इन्वॉल्व्स ए कंपनी गोइंग अप द सप्लाई चेन। एफडीआई इन्वेंशन जो है सप्लाई चेन को इंक्रीज करती है। आगे लिखा है लेबल न्यू लेवल इन ऑर्डर टू ग्रो इनटू अनदर नेशन। Put another way, a company may emerge in the variety of activity overseas, but the new venture remaining connected with the primary business. For example, McDonald's could acquire a major Canadian firm of supply meat and egg to its outlet. यहाँ पे लिखा है कुछ न्यू कंपनीज जो होती हैं, न्यू वेंचर्स फर्म्स होती हैं, वो प्राइमरी बिजनेस को ले जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनी है और कंपनियों में लिखा है इन्होंने वो सप्लाई करती हैं जैसे एग्स, मीट्स और आउटलेट्स। उसके बाद लिखा है कॉन्ग्लोमेरेट्स, दीज आर द कंपनीज दैट बाय अनरिलेटेड कंपनीज अब्रॉड। ये ऐसी कंपनी है जो दूसरी अनरिलेटेड कंपनी से अब्रॉड में बाय करती है। This is the unusual sense of involving breaking through the two country barriers. ये दो कंट्री के बैरियर्स को तोड़ के मतलब ब्रेक करके एंटर करती है नेशंस में, और नेशंस में एंटर करने के बाद उनकी न्यू मार्केट ऑफ इंडस्ट्रीज को हासिल करती है। यूके बेस्ड कंपनी नेम्ड एज वर्जिन ग्रुप्स परचेज ए फ्रेंच क्लॉथ ब्रांड्स। अभी एग्जांपल में इन्होंने बताया कि यूके बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन ग्रुप्स, जो कि परचेज करती है फ्रेंच क्लॉथ ब्रांड्स को। लास्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म, ए बिजनेस एक्सपेंड इनटू ए फॉरेन कंट्री। एक बिजनेस फॉरेन में एक्सपेंड करने के लिए बट द आउटपुट ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन इज एक्सपोर्ट और टू ए थर्ड पार्टी कंट्री। तो वहाँ के लिए हमें एक आउटपुट अच्छा सा होना चाहिए, फॉरेन ऑपरेशन जो हो जाना चाहिए, साथ ही साथ थर्ड पार्टी की सहमति होनी चाहिए। This is also referred to a export platform FDI। ये एक export FDI प्लेटफॉर्म रिलीज करते हैं। प्लेटफॉर्म FDI typically takes place in a free trade areas। प्लेटफॉर्म FDI जो है वो टिपिकली लेते हैं फ्री ट्रेड एरियाज of accessible and low cost regions। For example, suppose फोर्ड इन्वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इरीलैंड। फोर्ड ने जो कंपनी है, कार की कंपनी है फोर्ड ने अगर इन्वेस्ट करा होता इरीलैंड के अंदर तो उसकी आज ऑटोमोबाइल्स जो है वो ईयू नेशन के अंदर आती। ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ एफडीआई के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ के अगर कोई अच्छे पॉइंट्स होंगे ना तो उसके ड्रॉबैक्स तो ज़रूर होंगे। लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंट्रोल, वन मेजर ड्रॉबैक ये है कि पॉसिबिलिटी होती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में रिसोर्सेज वगैरह का लॉस करता ही है। व्हेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट परचेज लोकल कंपनी, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोकल कंपनी से कुछ परचेज कर रही है, कुछ बाय कर रही है, तो उस जगह पे वो हानि लॉस करेगी अपना। ठीक है। दूसरा आता है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज रहे बहुत कम है और बहुत अच्छे रिसोर्सेज फाइंड करना, कंपटीशन करना का काम है एक तरह से। ठीक है। जिसमें चाहे कोई भी रॉ मटेरियल या लेबर टाइप के हो। फिर आता है थर्ड ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड सेंसिटिविटी। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की वुलनरेबल टू शिफ्ट्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, द स्टेबिलिटी ऑफ होस्ट कंट्री इज द इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई डिक्लाइन, रिएक्शन टू ए ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न। जो स्टेबिलिटी रह जाती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट एफडीआई डिक्लाइन हो सकता है, और साथ ही साथ इसकी वजह से डाउन टर्न हो सकता है। पॉलिटिकल रिस्क एक फैक्टर है इसका। अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टमेंट जब राइज हो जाती है, अनफेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस उसमें लगने लगती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह आती है, तो एफडीआई का डाउनफॉल पक्का होता है। गवर्नमेंट मेजर टू एफडीआई इन इन्वेस्ट इंडिया, पहला टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। पहली चीज तो होती है कि इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट है वो मेजर क्यों करती है? क्योंकि उसको इंटरेक्ट करने के लिए और अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। आगे लिखा है गवर्नमेंट प्रोग्राम
हैज़ बीन अनाउंस्ड, गवर्नमेंट जो प्रोग्राम अनाउंस करती है सच एज जैसे PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, ऐसे स्कीम्स निकाल के 2020 में गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को इंक्रीज करना चाहती है। आगे सेकंड पॉइंट है, इन 2019 द अमेंडमेंट ऑफ FDI पॉलिसी 2017 बाय द गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में की गई बदलाव को फिर से बदलाव करा गया, जिसको 100% परमिशन दी गई थी। FDI अंडर द रूट्स इज कोल माइनिंग एक्टिविटीज इनहेंस FDI इनफ्लो, FDI के इनफ्लो में कोल इनहेंस माइनिंग वगैरह जैसी चीजें शामिल होती हैं। फिर आता है ई पॉइंट, थ्रो FDI इन मैन्युफैक्चरिंग वाज ऑलरेडी कवर्ड अंडर द 100% ऑटोमेटिक रूट, द गवर्नमेंट मेड इट क्लियर, गवर्नमेंट ने इसको क्लियर करा कि 2019 के अंदर इन्वेस्टमेंट जितनी भी इंडिया कंपनीज के अंदर आएगी वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि एलिजिबल होगा 100% ऑटोमेटिक लॉन्ग रन और लॉन्ग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 है, द गवर्नमेंट अलाउड 26% ऑफ FDI इन द डिजिटल सेक्टर्स, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि 26% जो है FDI वो डिजिटल सेक्टर्स में अलाउ होगी, जिसमें डेमोग्राफिक, हाई इंटरनेट, मोबाइल पेनिट्रेशन रेट्स वगैरह शामिल होंगे। आगे लिखा है, FIFP इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनलाइन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ प्रमोट FDI। FIFP जो है ओनली सिंगल पॉइंट होगा कॉन्टैक्ट का जहां पर इन्वेस्टर FDI को प्रमोट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मैनेज करने के लिए पोर्टल बना दिए थे। फिर अगला लिखा है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? दिस इज ए फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर ए पेरेंट्स कंपनी स्टार्ट ए न्यू वेंचर। एक पेरेंट्स कंपनी जो होती है, जो पुरानी सेटअप करी गई है, वो एक नई कंपनी को स्टार्टअप कर सकती है। इसके लिए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का फॉर्म निकाला जाता है। ए कंट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटी फ्रॉम द ग्राउंड अप, एक कंपनी जो है वो नई अपनी बिल्ड कर सकती है पूरी कंपनी और कंस्ट्रक्ट कर सकती है उसके रूल्स रेगुलेशन अपने हिसाब से ग्राउंड लेवल से। ए बिल्डिंग ए न्यू कंपनी मोस्ट पेरेंट्स कंपनी ऑल्सो क्रिएट न्यू लॉन्ग टर्म जॉब्स, और लॉन्ग टर्म जॉब्स लंबे टाइम के लिए रोजगार दे सकती है। इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हायर करती है नए एम्प्लॉयज वगैरह को। Importance of greenfield investment. Greenfield investment generate employee opportunities for the citizen. Greenfield investment generate करती है employee opportunity citizens के लिए, where they are located as operational as established abroad. जहाँ जो कंट्री है वो अपने ऑपरेशंस को इस्टेब्लिश करती है विद इन अब्रॉड के अंदर। द मेजोरिटी ऑफ ए पर्सनल इज टिपिकल हायर्ड फ्रॉम द नेशंस, मेजोरिटी ऑफ पर्सनल होते हैं वो हायर्ड बाय होते हैं नेशंस के द्वारा, बूस्टिंग द रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड पॉइंट है, अंडर ए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरी requirements are internally eliminated, giving the operations investing the capital board significant power of इंडिपेंडेंस ओवर द इंटायर प्रोजेक्ट। जितने भी ग्रीन इफेक्ट होते हैं, जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है, ये इंटरमीडिएटरी रिक्वायरमेंट करती है और धीरे धीरे उनको एलिमिनेट कर देती है। फिर लिखा है गिविंग ऑपरेशन, जब ऑपरेशंस गिविंग होते हैं तो कैपिटल बोर्ड सिग्निफिकेंट पावर में आती है जो कि इंडिपेंडेंटली इंटायर प्रोजेक्ट को संभालती है। थर्ड आता है कंपनी एंटरिंग द न्यू मार्केट थ्रू ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का यूज करके कंपनी नई मार्केट में एंटर हो जाती है और डोमिनेंस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर और सोल्ड करने की सारी जिम्मेदारी ले लेती है। हाई लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होता है मैन्युफैक्चरर पे और सेल करने या पे प्रोडक्ट और सर्विसेज का। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। डिसएडवांटेजेस नुकसान होते हैं, पहला नुकसान होता है कॉस्ट का, दूसरा रिस्क की और तीसरा रेगुलेशन का। इस पे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, किसी भी तरह के बैरियर से कम नहीं होती है, ठीक है, और ये कॉस्ट बर्डन बढ़ता ही जाता है। रिस्क जो है वेरी हाई लेवल पे होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में। और तीसरा आता है रेगुलेशन, इसको रेगुलेट करने के लिए हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हैम्पर्स वगैरह की रेगुलेशन की जरूरत होती है। मर्जर एंड एक्विजिशन,
Concept of merger. According to Sudarshanam, 1995, a merger take place that two or more corporations come together to contribute, share the resources and achieve common objectives. मर्जर का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कॉरपोरेशन मिलजुल कर कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करने के बाद अपने रिसोर्सेज संसाधनों को जुटाकर एक साथ काम करते हैं और अपने कुछ कॉमन गोल्स को अचीव करते हैं, तो उसे मर्जर कहा जाता है। मर्ज करना मतलब दो जनों को जोड़ना। इतनी सी बात समझ लो कि जब मर्जर वर्ड आता है इसका मतलब है दो जनों को आप जोड़ रहे हो। ठीक है, दो दिल जोड़ सकते हो, दो दुश्मनों को जोड़ सकते हो, दो बच्चों को जोड़ सकते हो, कुछ ना मिले तो कुछ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो वो मर्जर कहलाता है। बस इतना याद रखना। अकॉर्डिंग टू गुंघान 2002, ए मर्जर इज द प्रोसेस। मर्जर एक प्रोसेस है जहां पर दो अलग अलग तरह के कॉरपोरेशंस को कंबाइन किया जाता है सरवाइव करने के लिए एक साथ। समटाइम्स वो कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा अच्छे हो जाते हैं कि वो हमेशा मतलब कि एंटायर टाइम साथ रहते हैं। टाइप्स ऑफ मर्जर, अब हम पढ़ेंगे कि मर्जर के भी टाइप्स होते हैं। तो मर्जर के भी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन है और साथ साथ मार्केट एक्सटेंशन है। फिर उसके बाद है कॉन्ग्लोमेरेट। तो पहला है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। ए कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कंबाइन टू बिजनेस विद अनकनेक्ट एंड डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशन। ये ऐसे बिजनेसों को एक साथ जोड़ता है जहां पर दो अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, दोनों डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस करते हैं, वेरियस इंडस्ट्री होती है, पूरी तरह से प्रोसेसिंग से लेकर और सेलिंग तक हर चीज अलग होता है। उनकी रिड्यूस वगैरह एडवांटेजेस वगैरह दोनों को मर्ज करा जाता है और ये वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा 1995 में मर्ज करा गया था। कौन कौन सी कंपनी को? वॉल्ट डिज्नी कंपनी को अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी से, एबीसी कंपनी से। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी न्यूज कंपनी है जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स करती है, और वर्ल्ट डिज्नी कंपनी जो है वो एक कार्टून चैनल की कंपनी है। दोनों को क्रिएट करा गया था। आगे लिखा है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। कंपनी दैट सेल द सेम आइटम्स, द कंपनी सेपरेट मार्केट इन ए टुगेदर अंडर द टाइप ऑफ द मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर का मतलब होता है जहां दो कंपनी अलग अलग प्लेसेस पर अपने गुड्स को बेच रही है और उनके गुड्स जो है होमोजीनियस हो, मतलब गुड्स जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं, वो सेम तरह के क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बेच रही है, बस लोकेशन डिफरेंट है। तो ऐसी कंपनियों को एक लोकेशन पर लाकर उनको मर्ज किया जाता है और लार्ज मार्केट को एक्सपेंड किया जाता है। प्रोडक्ट इंटेंशन मर्जर क्या होता है? प्रोडक्ट इंटेंशन मर्जर इज ऑल्सो नोन एज कोग्रेनिक मर्जर। इसको कोग्रेनिक वर्जन क्यों कहा जाता है मर्जर? यहाँ पे लिखा है टू कंपनीज दैट प्रोवाइड सेपरेट सर्विसेज टू द सेम कस्टमर बेस। दो कंपनी अलग अलग जो है अलग अलग और अपने कस्टमरों को सेम तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दोनों एक जैसी, जैसे लाइक वाईफाई वगैरह हो गया, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर वगैरह, तो इनको एक करा जाता है। हॉरिजॉन्टल मर्जर में आती हैं जहां पर दो कंपनियां सेम सेक्टर में काम कर रही है, विच में इंक्लूड बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीटर, जिनके पास अपने खुद के डायरेक्टर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, ठीक है, और ग्रेट परचेजिंग पावर है, मोर मार्केटिंग ऑप्शंस है और लेस राइवलरी है, मतलब कि लोगों का जो दुश्मन होते हैं ना राइवल, वो भी कम है और वाइडर ऑडियंस है, ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है। तो ऑल एडवांटेजेस हॉरिजॉन्टल मर्जर, ज्यादातर एडवांटेजेस हॉरिजॉन्टल मर्जर्स को मिलते हैं। फिर आता है लास्ट है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर टू बिजनेस दैट ऑपरेट एज सर्वल पॉइंट्स इन सेम सप्लाई चेन, जहां पर बिजनेस दो ऑपरेट कर रहे हैं सेम पॉइंट ऑफ सेम सप्लाई लाइन पे, प्रोवाइड वेरियस आइटम फॉर ए सर्विस ऑफ द सेम फाइनल कम टुगेदर। सेम फाइनल जो प्रोडक्ट है वो उसकी वजह से एंड improved supply chain, cost reduced and improved product control are the advantages of a vertical merger। और इसी तरह के जो cost reduce करना हो गया और improve करना हो गया, इनके जो advantages हैं वो merger server को मिलते हैं। ठीक है, आगे लिखा है think
ऑफ ए सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर, ऑफ ए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। आप सोचो अगर कोई एक कंपनी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर कर रही है और एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वंस ए कंप्यूटर इज ए रेडी सॉफ्टवेयर, जब एक कंप्यूटर रेडी होगा तो उसका सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी और सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर मर्जर को भेज देगी, अपने दोनों कंपनी ज्वाइंट करेगी, तो ये वर्टिकल मर्जर कहलाता है। ठीक है, दोनों ऐसे रन करेगी। एडवांटेजेस ऑफ मर्जर, जो दो कंपनियां जुड़ के काम करती है तो उनके एडवांटेजेस भी होते हैं। पहला ये है कि इंक्रीज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट इंक्रीज होती है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है कि दोनों कुछ टाइम तक अपना साथ काम करेगी। ठीक है। रिड्यूस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले एक कंपनी पैसे लगा रही थी, अब दोनों कंपनियां पैसे लगा रही है, तो जब दो कंपनी मिलकर पैसे लगाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, और रिडक्शन होगी कॉस्ट ऑफ जो भी गार्बेज वगैरह वो रिड्यूस होगा। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस एक्सपेंड करेगा, क्योंकि अगर सेम जगह दो कंपनियां आ रही है तो एक्सपेंड तो हुआ ना। फिर थर्ड है एक्सेस टू मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एक्सेस होना। डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्जर, मर्जर के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, अब दोनों मिलके जब काम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे निकलने लगती है, जहां पर वर्कर्स जॉब छोड़ के जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि दो कंपनी मर्जर हो रही है तो उनके जो लेबर वगैरह है उनकी तालमेल नहीं बैठती। फिर लिखा है इंक्रीज लीगल कॉस्ट, लीगल कॉस्ट मीन्स होता है किसी भी तरह की एजेंट्स, लॉयर, रजिस्ट्रार वगैरह को फीस देने में ही पैसे निकल जाते हैं। राइज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से फिर कंपनी को अपना नुकसान झेलना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वेशन, एक कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन नोन एज एक्वेशन, एक कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन जो होता है ना वो एक्वेशन के नाम से पहचाना जाता है। इज वन ऑफ द विच वन फ्रॉम बाय ऑल द प्रमोशंस ऑफ इक्विटी एंड assets of other companies. In most cases equations are conducted in the order to control, काफ़ी केसेस में equation जो है order to control पर ही दिया जाता है, या enhance and size synergies from the target company strength. Benefits of equation, benefits क्या होते हैं equation के? Access to expertise, small business, लीगल बिजनेस या ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स लोग जो होते हैं वो इसको संभाल सकते हैं। एक्सेस टू कैपिटल, कैपिटल एक्सेस होती है। फ्रेश आइडियाज होते हैं, नए नए लोगों के अंदर नए नए तरह के डील्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। इंक्रीज मार्केट शेयर्स, मार्केट के शेयर्स जो है स्पीड से ग्रो करते हैं, मार्केट में पॉसिबिलिटी होती है कि जो कंपनी के शेयर्स वगैरह वो भी ग्रो करें। फिर अगला है अर्ली इजी एंट्री टू न्यू मार्केट, मर्जर और इक्वेशन के अंदर बस यही एक चीज़ अच्छी है कि वो मार्केट में जल्दी से इजीली एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, अपनी वो जगह बना लेते हैं, अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना वो जानते हैं। चैलेंजेस इन इक्वेशन, इक्वेशन चैलेंजेस क्या है? कल्चरल डिफरेंस, जब इक्वेशन होता है तो कंपनी के अंदर कुछ कल्चरल क्लासेस हो जाती हैं। ठीक है, चाहे वो लेबर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो या स्टाफ्स को लेकर हो। डुप्लीकेट ऑफ टास्क होता है, डुप्लीकेट मीन्स एम्प्लॉय में भी डुप्लीकेट वन अदर टास्क टू रिजल्ट ऑफ इक्वेशन, जब एम्प्लॉयज अपने टास्क को डुप्लीकेट करने लगते हैं तब उस जगह पर इक्वेशन आता है। टू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल में परफॉर्म द सेम टास्क, अगर इंडिविजुअल में दो टास्क एक ही बंदे मतलब कि एक टास्क को दो बंदे प्रिपेयर करने लगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, डुप्लीकेट टास्क होते हैं। रिड्यूस लेवल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन लेवल रिड्यूस हो जाता है क्योंकि दो अलग अलग तरह की कंपनी मर्ज हो रखी है, तो आप किसके लिए कौन सा मोटिवेशन काम आएगा ये कंफ्यूजन होते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना होना, सेपरेट सबको टास्क परफॉर्म करने को अगर नहीं दिए होते तो सबको अपने गोल से भटकना पड़ता है। फिर इसकी जो जगह है वो विश करते हैं एक्सपेंड नई मार्केट में, बट वो नई मार्केट भी उतनी सक्सेसफुल नहीं बन पाती। अगला है स्ट्रैटेजिक अलायंसेस क्या है? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिपेंडेंट कंपनीज टू कोलैबोरेट वन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के लिए दो कंपनी को हायर करना और दोनों को सेपरेट जगह पे बुला के काम करवाना, मेंटेन करना, दोनों के ग्रुप्स को देखना, ये स्ट्रैटेजिक अलायंसेस कहा जाता है। अलायंसेस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जो अपना
पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करता है और लंबे समय तक काम करने की कोशिश करता है। टाइप कितने होते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के? तो इसमें मैंने बताया 2 कंपनी मिलती है या ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, तो होगा पहला तो जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में भी जब 2 लोग डिसाइड करते हैं कि दोनों को काम करना है एक साथ, तब वो जॉइंट वेंचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर से जॉइंट वेंचर करा था, एक एग्रीमेंट करा था, ठीक है। और जब इसमें थर्ड पार्टी भी आएगी तो उसका नाम होगा कैराडिगम, ठीक है। थर्ड पार्टी आती नाम क्या हो जाएगा? कैराडिगम। सेकंड पॉइंट है इक्विटी स्ट्रेटेजिक एनालाइज। एंड इक्विटी स्ट्रेटेजिक एनालाइज ये क्रिएट करती है कंपनी की परचेजेस को एक सर्टेन इक्विटी परसेंटेज पे अदर कंपनी से। नॉन इक्विटी स्ट्रेटजी एनालाइज। इन नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक एनालाइज क्रिएट व्हेन 2 और मोर कंपनीज, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में पूल रहती है, मतलब कि चूर रहती है, तो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी टुगेदर जब वो बैलेंस करती है तो नॉन स्ट्रेटेजिक इक्विटी अलायंसेस है। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। एडवांटेजेस ये होते हैं कि इंक्रीमेंट होती है रिसोर्सेज में, दोनों के अपने अपने कुछ रिसोर्सेज होंगे, एक्सेस होता है नई मार्केट के लिए, नई मार्केट के लिए, और एक्सपेंड होता है कंज्यूमर बेस। जब 2 मार्केट आएगी डेवलप करेगी तो कंज्यूमर बेस भी इंक्रीज होगा, ग्रेटर ब्रांड अवेयरनेस बनेगी। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैव ए एडेड बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट ब्रांड एक्सपोजर। ब्रांड एक्सपोजर का एक टाइप है जहां पर ग्रो करेगा कोई भी तरह का एरिया हो सकता है कस्टमर बेस्ड। कंज्यूमर ऑफ बोथ ऑफ द फर्म कैन बी टारगेट बाय इन्वॉल्व ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालाइज। तो अब आपका चैप्टर नीचे समरी आ गई है, ये चैप्टर बस यहीं पे खत्म हो रहा है। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो वो मुझे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, तो वहाँ पे से आप मुझे मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और इसके बाद के जो भी चैप्टर होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के लिंक अवेलेबल है, और प्लेलिस्ट एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट में सारी बुक्स अवेलेबल है। हमने सारी बुक्स पर बीकॉम की वीडियोस धीरे धीरे डाल रहे हैं, और एग्जाम से पहले सारा सिलेबस कवर करवा देंगे, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग। नोट्स वगैरह के लिए आप बाय करने के लिए मैसेज कर सकते हो। ओके।